हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में जो हम लोग ने गर्भ विज्ञान टॉपिक स्टार्ट किया था उसके सेकंड वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीआईएम सिलेबस जो हमारा गर्भ विज्ञान टॉपिक है उसमें जो थर्ड टॉपिक दिया गया, थर्ड पॉइंट दिया गया है, जिसमें हमें गर्भ संस्कार और जो पुंसवन कर्म है उसके बारे में देखने के लिए बोला गया है। तो आज की वीडियो में हम ये दो कर्म के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से गर्भ संस्कार हमें देखने को मिलते हैं और पुंसवन विधि क्या है, पुंसवन कर्म क्या है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा सकते हैं। तो पुंसवन कर्म और गर्भ संस्कार भी, क्योंकि हमें पता है कि जो पूरा गर्भ विज्ञान है मस्ट टू नो टॉपिक है, तो आपको ये पूरा लेसन अच्छे से करके ही जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन से गर्भ संस्कार देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं गर्भ संस्कार की, तो इसमें जो स्त्री है उसके गर्भस्थ जीवन में जब वो गर्भिणी है तो उस समय कौन कौन से संस्कार देखने को मिलते हैं। तो वहां पे गर्भिणी के जीवन में 3 संस्कार देखने को मिलते हैं। सबसे पहला संस्कार तो क्या होता है, गर्भाधान, मतलब कि क्या हुआ है, वो प्रेग्नेंट हुई है। उसके बाद दूसरा कर्म करते हैं हम लोग पुंसवन कर्म, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे कि पुंसवन कर्म होता क्या है। एंड थर्ड चीज आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार क्या होता है कि जो गर्भिणी है वो एक बार वो गर्भ का धारण कर लेती है तो हम उसका गोद भराई बेसिकली करते हैं। जो गर्भिणी है एक बार गर्भ का धारण कर लेती है तो उसका गोद भराई संस्कार किया जाता है, ताकि जो भी बड़े लोग हो उसको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर सके। उसे हम लोग सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। तो ये 3 संस्कार हमें किसमें देखने को मिलता है, गर्भिणी में देखने को मिलता है। उसके बाद बाल्यावस्था में जब हम लोग संस्कार की बात करते हैं तो बाल्यावस्था का संस्कार में आता है सबसे पहले जातकर्म संस्कार। जो जातकर्म संस्कार है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जातकर्म बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो तुरंत उसको क्लीन करने के लिए या फिर उसकी आयु में वृद्धि करने के लिए जो संस्कार करते हैं उसे हम लोग जातकर्म संस्कार कहते हैं। तो क्या बोला गया कि जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। जो जातकर्म संस्कार रहता है वो जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पहले तो बेबी का जो सक्शन होता है वो करते हैं, मतलब उसके मुंह में जो भी वहाँ पे मेम्ब्रेन्स वेम्ब्रेन्स रहते हैं वो सारी चीज़ें निकाला जाता है। उसके बाद उसको शहद और घी चटाया जाता है और जो पिता होता है, जो फादर होता है बच्चे का, वो उसके कानों में क्या करता है, मंत्र का उच्चारण करता है। तो ये 3-4 कर्म किए जाते हैं विद इन द जातकर्म संस्कार। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार तो सबको ऑलरेडी पता है कि नामकरण में क्या किया जाता है, बच्चे को नाम दिया जाता है। तो बेसिकली जो चरक, सुश्रुत और वाग्भट है उनके अनुसार ये जो नामकरण संस्कार है वो 10वें दिन पे किया जाना चाहिए। वहीं पे हारित के अनुसार ये कर्म 12वें दिन पे, मनुस्मृति के अनुसार 10वें से 12वें दिन पे कर सकते हैं और अष्टांग संग्रह के अनुसार इसे 10 दिन पे, 12 दिन पे, 100 दिन पे या 1 वर्ष तक कर सकते हैं। मतलब कि मैक्सिमम क्या है, नामकरण जो है 1 वर्ष के अंतर्गत ही हो जाना चाहिए। तो अभी तक 3 संस्कार हम लोग ने गर्भस्थ जीवन में देख लिया, बाल्यावस्था में 2 संस्कार देखे। तीसरा जो यहाँ पे संस्कार देखने को मिलता है हमें, डोला शयन होता है या डोला शयन बोल सकते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जो बच्चा है उसको पालने में सुलाया जाना चाहिए। तो ये जो संस्कार है हम लोग बेसिकली 12वें दिन पे करते हैं और बालिका रहेगी तो उसमें 13वें दिन पे करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मेल चाइल्ड है तो उसमें 12वें दिन पे डोला शयन किया जाता है, वहीं पे अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसमें 13 दिन पे किया जाता है। उसके बाद सूर्य दर्शन या फिर चंद्र दर्शन कराया जाता है, जो कि बेसिकली 1 माह पे कराने के लिए बोला गया है। फिर निष्क्रमण संस्कार होता है। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है कि जो बच्चा है उसको घर से बाहर निकाला जाता है, घुमाया जाता है। तो वो होता है बेसिकली 4 माह पे, मतलब 4 महीने पे। और हस्तस्वेद, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, बच्चों को हाथ से गर्म करके, ठीक है, जब तक बच्चा जन्म का हुआ है तो उस क्या है, बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ता है, टेम्परेचर उसका हाई रखना पड़ता है, इसलिए उसको माँ के पास रखना पड़ता है। या फिर उसको क्या कर सकते हैं, हाथ को रगड़ के, हाथ गर्म करके हस्तस्वेद दिया जाता है, कि जो कि हम लोग 4 माह तक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आता है पट स्वेद। ये 4 माह तक हम लोग तो स्वेद किया, उसके बाद पस्ट स्वेद करते हैं 6 वर्ष पश्चात बोला गया हम। उसके बाद आता है उपवेशन संस्कार। उपवेशन संस्कार मतलब क्या, कि बच्चे को बैठाना। तो ये जो होता है वो बेसिकली मुकाश्यप के अनुसार बोला गया कि 6 माह तक से करना चाहिए, या फिर वाग्भट ने बोला है 5वें मास में करना चाहिए। फिर आता है फल प्रसन संस्कार, जो कि 6ठे मास में कहा गया है। अन्न प्रसन संस्कार, जो कि सुश्रुत वाग्भट ने 6ठे माह में कहा है और कश्यप ने 10वें माह में कहा। कर्ण वेदन संस्कार आता है। कर्ण वेदन में क्या किया जाता है, कर्ण में वेदन किया जाता है, कर्ण में छेद किया जाता है, जो कि 6 से 7वें माह में बोला गया है, वो भी शुक्ल पक्ष में बोला गया। वाग्भट के अनुसार 6ठे, 7वें या फिर 8वें महीने में कर सकते हैं। और धर्मशास्त्र के अनुसार 6ठे, 7वें, 8वें या फिर 12 माह, मतलब कि ये भी 1 साल के अंदर ही कर लेना
चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग मुंडन भी कहते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जो पारस्कर है वो कहते हैं कि 1 वर्ष तक चूड़ा कर्म कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो आचार्य है वो कहते हैं कि 3 वर्ष तक चूड़ा कर्म कर सकते हैं। वहीं पे आता है नेक्स्ट चीज स्वर्ण प्राशन, जिसमें हम लोग उसके हृदय के बचाने के लिए या फिर हृदय की रक्षा के हेतु या फिर आयु की वृद्धि हेतु या फिर उसको हमेशा आरोग्य रहे इसके हेतु उसमें स्वर्ण प्राशन जो होता है 1 वर्ष के पश्चात हम लोग करते हैं। वेद का आरंभ, जब बच्चा 5 वर्ष के आयु का हो जाए, जो कि हम अभी भी देखते हैं कि 5 साल का बच्चा हो जाता है तो उसे पढ़ने के लिए भेजा जाता है, तो वेद का आरंभ मतलब कि उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या होता है, मान के चलो ग्रेजुएशन हो गया या फिर जो बच्चे पहले क्या होते थे गुरुकुल में जाते थे, तो गुरुकुल से वापस आने के को हम लोग क्या कहते हैं, समावर्तन संस्कार कहते हैं, जो कि 25 वर्ष की आयु में। और लास्ट में आता है हमारे पास विवाह संस्कार, जो कि बोला गया 25 वर्ष के उपरांत सुश्रुत के अनुसार और 21 वर्ष के बाद वाग्भट के अनुसार। तो ये कुछ है कर्म। बेसिकली अगर पूछा जाए तो टोटल लाइफ में कितने संस्कार होते हैं, हमारे 16 संस्कार होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन संस्कार यहाँ पे हम लोग ने देखे वो आपको याद रखने हैं, उनके टाइम याद रखने की कभी किए जाते हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें करते हैं ये आपको थोड़ा मोड़ा याद होना चाहिए। जो कि आप बाल रोग में जैसे कि जात कर्म हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, दोला सूत्र सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन, निष्क्रमण संस्कार, ये सारी चीजें आप बाल रोग में भी देखते हैं तो आपको वहां से भी क्लियर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, इसी के अंतर्गत संस्कार में आता है कि पुत्रीय विधान क्या होता है। पुत्रीय विधान मतलब क्या कि जो स्त्री है वो अच्छे बालक के लिए, चिरायु बालक के लिए क्या क्या करे ताकि रूपवान, सत्ववान या फिर सुपुत्र उसकी प्राप्ति हो। तो बोला गया पुत्री विधि के पालन से उत्पन्न जो पुरुष होगा या पुत्र होगा वो रूपवान होगा, सत्ववान होगा, चिरायु होगा, माता पिता के ऋण का मोचन करने वाला सुपुत्र होता है। मतलब कि माता पिता ने जो भी ऋण लिया होगा, जो भी उनके ऊपर कर्ज होगा, वो सभी कर्ज चुकाने वाला कौन होता है, पुत्री विधि से पालन किए होने के बाद उत्पन्न होने वाला पुत्र, ऐसा देखने को मिलता है। वाग्भट ने क्या बोला कि महागुड़ी पुत्र उत्पत्ति के लिए पूर्व जन्म के जो कर्मफल है उसको भी कारण मानते हैं। पुत्री विधि का पालन करने का निर्देश किया है। ठीक है, मतलब कि जो पूर्व जन्म में कर्म किए है उसके अनुसार भी हमारा पुत्र में वो प्रवृत्तियां देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ भी हो, ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, पुत्री विधि का पालन करना चाहिए। आगे बोला गया है कि सभी आचार्यों ने इच्छित गर्भ के प्राप्ति के लिए पुत्री विधि का वर्णन किया है। उपाध्याय द्वारा विधान करने का वर्णन है। पुत्री विधि के प्रयोग से बंध्या स्त्री को भी वांछित पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर मतलब इसका अगर अच्छे से पालन किया जाए तो जो स्त्री बंध्या है उसको भी शायद पुत्र की उत्पत्ति हो सकती है। बोला गया इसमें यज्ञ जो है वो पूर्व कर्म करना चाहिए, उसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए। तो सबसे पहले जो पुत्री विधि है उसमें क्या करते हैं, यज्ञ से पहले पूर्व कर्म करते हैं। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए कि महर्षि चरक ने बोला कि जो स्त्री है पुरुष है दोनों को स्नेहन स्वेदन के पश्चात वमन विरेचन करवाए और इसके द्वारा जब शरीर की शुद्धि हो जाए तो उसके बाद स्थापन एवं अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया कि जो स्त्री है पुरुष है, ये पुत्री विधान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो स्त्री है पुरुष है वो सबसे पहले क्या कराए, स्नेहन स्वेदन कराए। अपना स्नेहन स्वेदन हो जाने के बाद वमन विरेचन से अपने पूरे शरीर की शुद्धि करवाएं और वातानुलोमन के लिए स्थापन और अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करें। इसके बाद जो पुरुष है वो मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्ध घृत एवं क्षीर और स्त्री जो है तेल और मांस का सेवन करे। याद रखने का, पुरुष के लिए क्या बोला गया है, मधुर वर्ग की औषधियों का योग करने के लिए बोला गया है, जिसका सिद्ध क्षीर या फिर घृत का उपयोग कर सकते हैं। और जो स्त्री है उसको उपयोग करने के लिए बोला गया है तेल और मांस का। नेक्स्ट चीज बोला गया है कि जो महर्षि सुश्रुत है उनके अनुसार, ठीक है, ये तो हम लोग ने चरक के अनुसार देख लिया कि सबसे पहले स्नेहन स्वेदन कराए, वमन विरेचन कराए, स्थापन अनुवासन बस्ती करे और अभ्यंतर प्रयोग करें। उसके बाद सुश्रुत क्या बोलते हैं कि स्त्री एवं पुरुष को 1 मास तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात पुरुष को घृत स्निग्ध कराकर शीत एवं क्षीर युक्त साली चावल और स्त्री को तेल से स्निग्ध कराकर तेल मांस भोष्ट भोजन करने का निर्देश दिया। मतलब कि 1 महीने तक क्या करना है, पूरा ब्रह्मचर्य पालन करना, फिर स्निग्ध आदि मधुर आदि औषधियों का सेवन करना है और उसके बाद मैथुन कर्म करना चाहिए। वाग्भट द्रोण ने भी आचार्य चरक एवं सुश्रुत के कथनों का ही वर्णन किया है और महर्षि काश्यप जो है वही सेम चरक के अनुसार ही कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट चीज आता है कि पुत्रेष्टि यज्ञ या फिर कामेष्टि यज्ञ। तो चरक संहिता एवं काश्यप संहिता में पुत्रेष्टि यज्ञ की विधि का विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जब भी यहाँ पे पूछा जाए कि कहाँ पे इसका वर्णन होता है तो हमें कहाँ पे मिलता है, बेसिकली चरक संहिता और काश्यप संहिता।
शूद्र वर्ण की स्त्री के लिए मंत्र का प्रयोग निषेध किया गया है। ठीक है, मतलब जो शूद्र कुल से आने वाली स्त्री है उसको मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैथुन के पश्चात शीतोदक से परिशेचन करना चाहिए। ठीक है, ये क्या बोला गया है कि जो भी स्त्रियां हैं पहले तो स्नेहन में स्नान करा ली, पूरा शरीर का ये कर ली, फिर मधुर आदि गण औषधियों का सेवन करने के बाद मैथुन कर्म करना चाहिए, और मैथुन कर्म करने के पश्चात शीतोदक से परिशेचन करना चाहिए। और बोला गया कि जो भाव मिश्र वो कहते हैं कि गर्भाधान के लिए संसर्ग के बाद 1 मास तक पुनः ही संस्कार नहीं करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, मतलब कि अगर गर्भाधान कर लिया, ठीक है, मतलब कि ये सारे संस्कार करने के बाद, ये सारे कर्म करने के बाद जब मैथुन कर्म कर लिया तो कम से कम 1 महीने तक पुनः मैथुन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, पुत्रीय विधान। और इसका अगर सही से पालन कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे जैसा भी इच्छित गर्भ है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये हम लोग ने देख लिया गर्भ संस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या आता है, पुंसवन कर्म, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन इजिली पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से ही करना है। तो पुंसवन कर्म हेतु उपयुक्त काल, कब हमें पुंसवन कर्म करना चाहिए ऐसा बोला गया है। तो चक्रपाणी क्या कहते हैं कि व्यक्त होने के पूर्व काल, मतलब कि 2 मास तक माना जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो गर्भ उत्पन्न हो रहा है उसमें जो जेनाइटल्स हैं बेसिकली, या फिर जो उनका जननेंद्रिय है वो उत्पन्न होने से पूर्व का हमें क्या करना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। मतलब कि जो उनकी जननेंद्रिय है उनको व्यक्त होने से, और व्यक्त होने का काल 2 महीने माना गया है, उससे पहले हमें पुंसवन कर्म करना चाहिए, ऐसा चक्रपाणी कहते हैं। वहीं पे बोला गया है सुश्रुत के अनुसार कि जो लब्ध गर्भाया चैतेषु, ठीक है, उसके बाद लब्ध गर्भाया चैतेषु मतलब जैसे ही पता चले कि वो क्या है, लब्ध गर्भाया है, तुरंत उसे क्या करना चाहिए, पुंसवन कर्म करना चाहिए। उसके बाद डल्लन बोलते हैं कि 3 मास का गर्भ होने से पहले पुत्र की उत्पत्ति के लिए हमें पुंसवन कर्म कर लेना चाहिए। 3 मास तक इन्होंने बोला है, चक्रपाणी ने 2 मास तक बोला गया है। उसके बाद जब हम लोग, ये इतना ज्यादा याद करने वाला नहीं है, बस मेन चीज तो आपको यही याद रखना चाहिए कि 2 या 3 महीने से पहले ही हमें पुंसवन कर्म करना चाहिए। तो लब्ध गर्भा या प्राग व्यवती भाता अन्य मत से 12 दिन युग्म दिन प्रतिदिन क्या करना चाहिए, इंदु के अनुसार उन्होंने बोला गया है कि क्या करना चाहिए, वहां पुंसवन कर्म करते रहना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि आयुर्वेद में बताए हुए कार्यों के सदनुष्ठान द्वारा जब तक परिवर्तन किया जाता है तब तक कि गर्भ में स्त्री लिंग, पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग की अभिव्यक्ति नहीं हो जाती। हम लोग कब तक कर सकते हैं, ऑफ कोर्स एक बार उसमें लिंग उत्पन्न हो गया तो कोई मतलब नहीं है। तो लिंग की उत्पत्ति होने से पहले, मतलब कि वो पुल्लिंग है या फिर स्त्री लिंग है या फिर नपुंसक लिंग है, ये पता चलने से पहले, उसकी अभिव्यक्ति होने से पहले ही हमें पुंसवन कर्म करना चाहिए, क्योंकि एक बार वो हो गया तो उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बोला गया है देश काल की अनुकूलता होने पर पुंसवन कर्म के समुचित प्रयोग करने पर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, और यदि अनुचित देश एवं अनुचित समय पर किया जाए तो अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इसलिए स्त्री को गर्भवती जानकर व्यक्ति भाव के पूर्व पुंसवन कर्म का प्रयोग कराया जाता है। मतलब कि सही समय पे कर रहे हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और गलत समय पे कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, अनिष्टता हो सकती है, मतलब खराब फल मिल सकता है। आगे देखते हैं, आचार्य डल्ले ने इस पर टीका करते हुए नस्य आदि प्रयोग का 3 काल 3 विभिन्न प्रयोजन हेतु बताया। सबसे पहले गर्भ की उपलब्धि हेतु, गर्भ ग्रहण हेतु, लब्ध गर्भा होने पर गर्भ स्थापन हेतु, और स्थित गर्भ में 3 मास के पूर्व संतान उत्पत्ति होते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन में बेसिकली किसने बोला है, आचार्य डल्लन ने बोला है कि 3 कंडीशन में हम लोग पुंसवन कर्म का उपयोग कर सकते हैं। मान के चलो ऐसी स्त्री जो कि गार्ह धर्म तो पालन कर रही है लेकिन फिर भी उसका गर्भ ठहर नहीं रहा है या फिर गर्भाधारण नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको गर्भधारण से पहले ही करवा सकते हैं। दूसरा, ऐसी स्त्री जो कि गर्भ तो धारण कर रही है लेकिन गर्भ उसका स्थित ही नहीं रह रहा है, लब्ध गर्भा हो जा रही है, बार बार गर्भ उसका गिर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में गर्भ के स्थापन हेतु। और तीसरा कि गर्भ जो है उसमें पुत्र की संतान उत्पत्ति हेतु कर सकते हैं जब तक कि उसका लिंग उत्पन्न नहीं हुआ हो। तो ये 3 कंडीशन में हम लोग पुंसवन कर्म करते हैं। तो पुंसवन कर्म होता क्या है कि इच्छा अनुसार पुत्र की प्राप्ति हेतु या पुत्री की प्राप्ति हेतु जो कर्म करते हैं उसे पुंसवन कर्म कहते हैं। कब कर सकते हैं, तो 2 महीने या 3 महीने में कर सकते हैं, या फिर लब्ध और किन किन कंडीशन में कर सकते हैं, तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे आपको बता दी गई है। आगे देखते हैं, तो बोला गया है कि आचार्य वृद्ध भागवन स्त्री को गर्भध्रुति के लक्षण दिखने पर, व्यक्ति भाव होने पर पुष्य नक्षत्र में पुंसवन का प्रयोग करने को कहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से नक्षत्र में हमें पुंसवन कर्म करना है, तो पुष्य नक्षत्र में पुंसवन कर्म का प्रयोग करना है। और बोला गया है कि साथ ही 3 अन्य मतों का भी प्रतिपादन किया है। 12 दिन तक 12 दिनों में भी केवल युग्म दिनों में प्रतिदिन पुंसवन विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, 12 दिन तक करना है, और कब कब करना है, सिर्फ युग्म दिनों पे। ठीक है,
अगर अयुग्म दिनों पे करेंगे तो वहां पे स्त्री की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसीलिए कभी 12 दिन करना है, लेकिन 12 दिनों में भी सिर्फ युग्म दिनों पे भी क्या करना है, हमें पुंसवन कर्म का प्रयोग करना है। और इसके अंतर्गत भी उन्होंने 4 काल बताया। प्रथम दिन युग्म दिनों में, प्रत्येक दिन एवं 12 दिन के युग्म दिनों में पुंसवन कर्म का वही सेम चीज बोल दिया गया है। अरुण दत्त जो है उन्होंने बोला कि बलवान देव भी पुंसवन कर्म को निष्फल कर देता है। पुंसवन कर्म जो है अगर कर रहे हैं तो किसी कारण से, जैसे देव मतलब क्या, पूर्व जन्म के कोई कृत्य किए हो तो उसके अनुसार भी क्या होगा, पुंसवन कर्म निष्फल हो सकता है। और ये आपको हमेशा याद रखना है कि सभी आचार्यों ने पुंसवन कर्म हेतु पुष्य नक्षत्र उपयुक्त बताया। तो कितने दिन करना है, 12 दिन तक करना है। कब कब करना है, युग्म दिनों पर करना है, और कौन से नक्षत्र में करना है, पुष्य नक्षत्र में ही करना है। यहाँ पे एक और चीज है कि पुष्य नक्षत्र में निकल गई श्वेत बृहति मूल को कल्क या स्वरस बनाकर नस्य के रूप में प्रयोग करते। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जो श्वेत बृहति है उसके मूल को कल्क या फिर स्वरस इसमें बनाकर उसको नल किसके रूप में देते हैं, नस्य के रूप में देते हैं। और अगर हमें पुत्र चाहिए तो उसको दक्षिण नासापुट में डालते हैं, और पुत्री चाहिए तो वाम नासापुट में डालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते रहते हैं पुंसवन की विधि क्या है। ठीक है, यहाँ तक तो पुंसवन के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में देख लिया कि कब करना है, कितने दिन पे करना है, कब तक कर सकते हैं। अब पुंसवन विधि किस तरह से है उसके बारे में बात करते हैं। तो अष्टांग हृदय ने गर्भ के मासानुमासिक वृद्धि कर्म के अंतर्गत प्रथम मास गर्भ अव्यक्त रहता है एवं इसमें व्यक्त भाव आने से पूर्व ही पुंसवन का विधान किया है, क्योंकि बलवान पुरस्कार देव भाग्य को भी परिवर्तित कर देता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि कब तक करना है ये, जब तक कि वहां पे गर्भ की अच्छे से अभिव्यक्ति नहीं हो जाती। ये ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया कि श्वेत वृत्ति मूल को क्या करते हैं, स्वरस या फिर कल्क के रूप में, पुत्र चाहिए तो दक्षिण नासापुट में, और स्त्री चाहिए तो वाम नासापुट में क्या करते हैं, वहां पे नस्य के रूप में प्रयोग करते हैं। अब बेसिकली कहाँ से हमें ये जो ले रहे हैं वृषांक जो वटांकुर होता है उसका यूज करते हैं, तो वो कैसे स्थान से हमें लेना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो बोला गया गौशाला, गौशाला मतलब जहाँ पे गायों को रखा जाता है, बैलों को रखा जाता है, मतलब कि जो हमारा गौशाला है उसमें उत्पन्न वट वृक्ष की पूर्व और उत्तर की ओर गई 2 शाखाओं के 2 अनुपहत शुद्ध लेकर रस गुड़ वीर संपत 2 धन्य मास और 2 गौर सर्पण दही से पीसकर पुष्य नक्षत्र में पान करे। किस तरह से बोला गया है कि जो गौशाला है उसके मध्य में जो वट वृक्ष है, मतलब बरगद का पेड़ है, और उसमें भी उस बरगद का जो ब्रांचेस है वो कौन सी दिशा में गई हो, पूर्व या फिर उत्तर की दिशा में गई है, उसमें जो नया निकला हुआ अंकुर होता है, वटांकुर, जो जहां से कली निकलने वाली रहती है, वो जिसको शुंग बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, शुंग। वो शुंग को लेकर, यहाँ पे शुद्ध लिख दिया है, शुंग लेकर जो कि रस गुड़ वीर विपाक से संपन्न हो, ऐसे को लेना है, और उसमें 2 धान्यामास, 2 गौर सरसप और दही, इन सबको पीस कर उसका क्या करने को बोला है, पान करने के लिए बोला है। उसके अतिरिक्त बोला गया है कि जीवक, ऋषभक, अपामार्ग सहचारी का एक साथ ही अलग अलग एकल द्रव्य का कल्क बनाकर दुग्ध के साथ पुष्य नक्षत्र में पान कर सकते हैं, या फिर कुण्य कीटक मत्स्य जैसे कि सिधरी मछली हो गया या फिर सफरी मछली हो गया, इनको अर्धांजलि जल में डालकर पुष्य नक्षत्र में पान सुवर्ण, रजत या फिर लौह की अणु प्रमाण की छोटी सी पुरुषाकृति प्रतिमा बनाकर अग्नि में लाल तप्त होने तक गर्म कर दूध, दही या फिर 1 अंजलि में डालकर उस दूध दल या जल का पुष्य नक्षत्र में पान कर सकते हैं। तो ये सब दिया गया है, लेकिन सबसे मेन तो आपको ये पहला वाला ही याद रखना है कि पुष्यवन विधि में गौशाला में जो उत्पन्न वट वृक्ष होता है उसके पूर्व और उत्तर जो गई शाखाएं होती हैं उसमें से जो शुंग रहता है उसको दही में, गौर सरसप में और धान्य मास में क्या करते हैं, पीस के उसका पान करते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं, तो बोला गया है साली पिष्टी को जल में पकाते समय उसमें उत्पन्न भाप को सूंघे तथा उस पिष्टी के जल संश्रुष्ट होने से उत्पन्न रस को रुई की पीछू द्वारा देहली पर सिर रखकर अपने हाथ से दक्षिण नासापुट में डालें। ठीक है, तो साली पिष्टी जो होता है उसको क्या करना है, पकाना है जल में, और उससे जो भाप निकल रहा है उसको सूंघने के लिए बोला गया है। और उस पिष्टी से जो जल सिद्ध हुआ है उस जल को पहले रुई से क्या करना है, उसमें भिगो लेना है और उसको दक्षिण नासापुट में डालने के लिए बोला है। उसके अतिरिक्त बोला गया है कि जो भी ब्राह्मण या फिर आप्त स्त्रियां बताओ उन्हें पुंसवन मानकर उसका प्रयोग करें। ठीक है, कोई भी ब्राह्मण या फिर जो स्त्रियां ऑलरेडी बच्चे को जन्म दी हैं उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, जो चीज बताएं उनको हम लोग कर सकते हैं, वो भी एक तरह से पुंसवन कर्म ही कहलाता है।
इसके अतिरिक्त बोला गया है कि लक्ष्मणा बट के नवीन अंकुर सहदेव विश्वदेव आदि अन्य औषधियों को दुग्ध के साथ पीसकर पुत्र इच्छा वाली स्त्री के दक्षिण नासापुट में 3 से 4 बूंद डालना चाहिए। और कन्या स्त्री चाहिए या फिर कन्या इच्छा वाली जो स्त्री है उसको वाम नासापुट में डालना चाहिए। तो हमेशा याद रखने का, कभी भी जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पुत्र का क्वेश्चन रहे तो पुत्र हमेशा दक्षिण वाले नासापुट में या फिर दक्षिण कर्म होने चाहिए, और वाम कर्म में हो तो वो हमेशा क्या रहती है, स्त्री रहती है। इसके अतिरिक्त ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है, आप नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि पुष्य नक्षत्र में जो चेत वृत्ति है, श्वेत वृत्ति, उसके मूल के कल का स्वरस नस्य ले सकते हैं या फिर उत्पल पत्र, कुदोम पत्र, लक्ष्मणा मूल और 8 जो वट शुंग है उनका नस्य ले सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में उद्धृत लक्ष्मणा मूल को कल्क को उदंबर की फल की मात्रा में लेकर गोदुग्ध के साथ पान कर सकते हैं, या फिर गौरदंड, अपामार्ग, जीवक, ऋषभक, शंख पुष्पी, मध्य दंडा, सहचर, नगर जीव, अग्निजीवा तथा 8 वट शुंग जो है उनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीजों का प्रयोग कर सकते हैं फॉर द पुंसवन कर्म। अगला बताया गया है कि आचार्य वाग्भट एवं चरक एवं वृद्ध भागवत के सदृश वर्णन करते हुए सेम चीजें वो भी कहते हैं। लक्ष्मणा मूल को दूध में पीसकर मुख से या फिर पुत्रोत्पत्ति एवं पुत्र की स्थिति होती है। ठीक है, क्या बोला गया, लक्ष्मणा मूल को दूध के साथ पीसकर नाक में भी डाल सकते हैं या फिर पान भी कर सकते हैं, तो वहां पे पुत्र की उत्पत्ति होती है। 8 जो वट शुंग है उसको दूध के साथ पीसकर मुख या फिर जीवनी गढ़ की औषधियों का बाह्य या फिर अंतः प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट चीजें बताई गई हैं। एक और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कि एक पलाश पत्र को दुग्ध के साथ पीसकर पान करें, या फिर सुकर सिंबी मूल या फिर दधी फल, इनका बीजों को दूध के साथ पीस कर जो पुत्र कमंजरी मूल जो पतजिया बोला गया है, जिसको विष्णुकांत मूल 7-8 दिन तक पान करने का बोला गया है। तो ये डिफरेंट चीजें हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली आपको इतना सारे चीजें आप नहीं याद रखना है, आपको पुंसवन कर्म में बस ये याद रखना है पुंसवन कर्म होता क्या है। तो प्राप्ति के लिए करते हैं, ये जो अच्छा पुत्र हो उसकी प्राप्ति के लिए करते हैं। कब कर सकते हैं, तो उपयुक्त काल लिख सकते हैं, और ये 3 कौन सी कंडीशन में करना है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि गर्भ की उपलब्धि हेतु या फिर लब्ध गर्भा होने की स्थिति पे या फिर गर्भ में पुत्र की संतान उत्पत्ति हेतु। उसके बाद विधि में लिख सकते हैं कि गौशाला वाले होने चाहिए, कौन से नक्षत्र में करना है, तो पुष्य नक्षत्र में करना है। अगर दक्षिण नासापुट में कर रहे तो पुत्र की प्राप्ति, और वाम नासापुट में कर रहे तो पुत्री की प्राप्ति। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पुंसवन कर्म में याद होनी चाहिए। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू द संस्कार, ठीक है, जो यहाँ पे संस्कार गर्भ संस्कार बोले गए थे वो एंड द पुंसवन कर्म क्लियर हो गई होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोज रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ BMS रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।